आज अपन इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। गौड़ जाति के बारे में कि समाज में नई नई जातियाँ आई, तो उसमें सबसे पहले हम गौड़ जाति के बारे में पढ़ेंगे। गौड़ लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। अब गोंडवाना लोग कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे, और ये हमारे भारत के मध्य वाले भाग में रहते थे। मध्य प्रदेश वाला भाग है ना, उस भाग में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस तरीके ये वाला पूरा कौन सा एरिया है? गोंडवाना। ये पूरा एरिया गोंडवाना का था। ठीक है। तो ये विशाल वन प्रदेशों में रहते थे, जंगलों में रहते थे। वे स्थानांतरी कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। अब ये जंगलों में रहते थे और जंगलों में अलग अलग जगह पर खेती करते थे। कुछ सालों तक एक ही जगह खेती करते थे। जब वहाँ की उर्वरा शक्ति कम हो जाती तो वे दूसरी जगह जाते, जंगलों को काटते और उसी राख में वो खेती करते थे। तो ये घूम घूम कर खेती करते थे। विशाल गौड़ जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। अब ये गौड़ जाति अलग अलग ग्रुप में बटी हुई थी, अलग अलग समुदायों में बटी थी, कबीलों में बटी हुई थी। ठीक है। तो इनके अलग अलग कुल होते थे और उन कबीलों का एक राजा होता था, जिसे राजा या सरदार राय कहा जाता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गौड़ राज्य छोटे गौड़ राज्यों पर हावी होने लगे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लेखित है कि गढ़कटंगा के गौड़ राज्य में 70,000 गांव थे। अब जब दिल्ली सुल्तानों की ताकत घट रही थी, तो उस समय इन्होंने गौड़ जनजाति ने क्या किया कि अपने राज्य का विस्तार किया और छोटे गौड़ पर आक्रमण किया, उन पर कब्जा करके अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू किया। और इसकी जानकारी हमें अकबरनामा से मिलती है कि जो गौड़ जनजाति के लोग थे, उन्होंने अपने साम्राज्य को इतना बढ़ाने के बाद उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य का नाम क्या रख दिया था? गढ़कटंगा। और उस गढ़कटंगा के अंतर्गत कितने गांव आ गए थे? 70,000 गांव का एक पूरा साम्राज्य बना दिया, जिसे गढ़कटंगा कहा जाता था, और उसमें गौड़ जनजाति निवास करती थी। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। अब इनका पूरा एक राज्य बन गया था, उनमें अलग अलग गढ़ बना दिए थे, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में उसे बांट दिया था। हर गढ़ किसी खास गौड़ कुल के नियंत्रण में था और उनका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सरदार बना दिए थे। ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे। अब इन गौड़ राज्यों को क्या किया? एक राज्य में कितने होते थे? 84 गांव होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 गांवों की एक इकाई बनाई गई। 84 गांवों का उप विभाजन, अब जो ये 84 गांव थे, इनको भी अलग अलग 12-12 गांवों में बांट दिया था, विभाजित कर दिया, और उनके ऊपर एक राजा या राय नियुक्त कर दिया था, जिसे हम कहेंगे बरहोत, जो 12-12 गांवों को मिलाकर बनते थे। 12-12 गांवों को मिलाकर एक ग्रुप बना दिया, एक प्रांत बना दिया, और उसको क्या कहा गया? बरहोत कहा गया। फिर उन 12 गांवों को मिलाकर एक 84 बनाई गई। बड़े राज्यों के उदय ने, जिस तरीके से अपन गांव है, फिर ग्राम पंचायत है, फिर पंचायत समिति है, इस तरीके से इन लोगों ने भी सबसे पहले बरहोत बनाए, जिसमें 12-12 गांव थे। फिर 12-12 गांव मिलकर अलग, जैसे देखो ये एक बरहोत है, इसमें 12 गांव है, ठीक है। ये दूसरा बरहोत है, इसमें 12 गांव है। ऐसे करके पूरे 84 हो गए, तो 84 कहलाने लगे।
बड़े राज्यों के उदय ने गौड़ समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। अब साम्राज्य इनका इतना बढ़ गया तो धीरे धीरे इनका समाज में भी परिवर्तन होने लगा। ये भी इनका पूरा समाज भी अलग अलग वर्गों में विभाजित होने लगा। ब्राह्मण लोगों ने गौड़ राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। अब इनमें जो शक्तिशाली गौड़ थे उन्होंने क्या किया कि ब्राह्मणों का सपोर्ट लिया और खुद को राजपूत बनाने में लग गए थे। गौड़ सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत थी। अब गौड़ सरदार क्या चाहते थे कि हम भी एक क्षत्रिय हैं तो हम भी राजपूत कहलाए। तो इसीलिए उन्होंने ब्राह्मणों से सहयोग लिया, क्योंकि ब्राह्मण उस समय उच्च जाति मानी जाती थी और उनका सपोर्ट लेकर उन्होंने खुद को राजपूत बनाना शुरू किया। और उसके बदले में ये गौड़ जाति ब्राह्मणों को जमीन वगैरह दान में देते थे। इसीलिए गढ़कटंगा के गौड़ राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की और इसीलिए उन्होंने राजपूत बनने की चाहत में ही गढ़कटंगा के जो राजा थे जिनका नाम था अमनदास, उन्होंने अपना नाम बदल दिया और संग्राम शाह की उपाधि धारण की। संग्राम शाह के जो राजपूतों में आते हैं नाम ऐसे, तो उन्होंने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। फिर अमनदास के पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह कर लिया। अब उन्होंने राजपूत बनने के लिए क्या किया कि अमनदास का जो पुत्र था दलपत, उसने राजपूत राजा चंदेल राजपूत थे, उनकी पुत्री से दुर्गावती से उन्होंने विवाह कर लिया। अब दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई थी, अतः रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। अब वीर नारायण जब उसके पिता की मृत्यु हुई तो उसकी उम्र 5 साल की थी, तो उन्होंने पुत्र के नाम पर खुद दुर्गावती ने अपना राज्य संभाला, शासन संभाला। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ, वो भी बहुत शक्तिशाली थी। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने के बजाय मर जाना बेहतर समझा और उसके तुरंत बाद ही उसके पुत्र को भी मार दिया गया। तो इस तरीके से जो गौड़ जनजाति थी उसने खुद को राजपूत बनाया। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था, बहुत धन दौलत वगैरह बहुत थी वहाँ पर। अपने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में उन्होंने खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथिया लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में कर लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया। अब जो मुगल थे वो बहुत ही चालाक थे। उन्होंने कहा कि ये वीर नारायण वगैरह ये सब दुर्गावती हमने इनको तो ख़त्म कर दिया, लेकिन अब इसका चाचा बच गया है, तो कहीं इसका चाचा बाद में बगावत नहीं कर दे। तो इसीलिए उन्होंने एक किला दे दिया उसे और कहा तुम यहाँ पर आराम से रहो, हमें तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। और गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गौड़ राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए थे और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेल और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। तो इस तरीके से गौड़ साम्राज्य एक बहुत विशाल साम्राज्य था, लेकिन जब मुगल आए तो उन्होंने उनको परास्त कर दिया और इस जाति को समाप्त कर दिया। कल हम पढ़ेंगे अहोम के बारे में। धन्यवाद।